आप बिजनेस कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, डिले इन पेमेंट कॉमन प्रॉब्लम है। आज इसी प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ हैं श्रेयस जैन जी, जो स्पेशली हमें यही बताने और हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं कि अगर डिलेड पेमेंट है तो हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है। नमस्कार श्रेयस जी। श्रेयस जी पिछले 10 साल से लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हैं। श्रेयस जी, मैंने कोई माल बेचा और मेरी माल बेचने के लगभग 3 साल हो चुके हैं, मुझे पेमेंट नहीं आ रही, तो मेरे को बताइए मैं क्या लीगल रेमेडी करूं, क्या मैं केस करूं, थोड़ा सा मेरे को बताओ। नीरज जी, अभी आपने बताया कि आपकी पेमेंट 3 साल से फंसी हुई है, तो रिकवरी का पहला कानून ये है कि जब भी आपकी कोई पेमेंट ओवरड्यू हो जाती है और उसके अंदर 3 साल निकल जाते हैं तो वो आपका बैड डेट बन जाता है। इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेमेंट 3 साल से ऊपर ओवरड्यू हो जाती है तो कानून के अंदर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपको कोई भी पेमेंट क्लेम करनी है वो आपको विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इनवॉइसिंग और फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन आपको क्लेम करना होता है। तो ये ग्राउंड है, मतलब तीनों में से जो सबसे लेट। अगर आपकी कोई भी लास्ट इनवॉइसिंग है या लास्ट पेमेंट रिसीट है या लास्ट कोई कम्युनिकेशन है, उसका कोई रिटर्न प्रूफ है अगर आपके पास, तो उस दिन से आपके 3 साल काउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे मेरा लास्ट इनवॉइस 2018 का था और मैंने जो कोई ईमेल कम्युनिकेशन हुआ था दिसंबर 2019 में, और मुझे जो लास्ट पेमेंट आई थी वो आई थी फेब 2020 में। तो देखिए, अगर आपका लास्ट इनवॉइस 2018 का है तो आप लिमिटेशन से बाहर हो चुके हैं। अगर आपका लास्ट ईमेल कम्युनिकेशन 2019 का है तो भी आप लिमिटेशन से बाहर हो चुके हैं। थैंकफुली अगर आपके पास पेमेंट रिसीट है जो फरवरी 2020 की है तो फेब 2023 इज येट टू कम, तो उस केस में आप अभी अपना केस फाइल कर सकते हैं। और मेरे को उम्मीद हो सकती है, और फाइल होने के बाद वो लिमिटेशन डेट खत्म हो जाएगा, उसका प्रोसीडिंग चाहे 10 साल। एक बार आपने केस फाइल कर दिया है तो आपका लिमिटेशन वहीं रुक जाता है, फिर आपकी केस प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो ये केस कहाँ फाइल होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली से मैंने माल भोपाल भेजा है तो मैं केस दिल्ली में फाइल कर सकता हूं। अगर भोपाल वाली पार्टी ने माल रिसीव करने के बाद कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाले हैं जो दिल्ली में हैं तो मैं केस दिल्ली में फाइल कर सकता हूं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं मेरे पास और पार्टी भोपाल में बैठी है तो मुझे भोपाल जाके ही केस फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए कि मुझे केस कहाँ फाइल करना है और मेरी जुरिसडिक्शन क्या बनती है। तो वकील साहब, ये केस किसके नाम से फाइल होगा? अगर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और उसका प्रोप्राइटर है और कंपनी का नाम अलग है तो किसके नाम से फाइल होगा ये केस? देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि प्रोप्राइटर और कंपनी में फ़र्क क्या होता है। कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी होती है, एन इंडिविजुअल इलीगल एंटिटी। प्रोप्राइटर जो है इंडिविजुअल लीगल एंटिटी नहीं होती। प्रोप्राइटर के केस के अंदर जो उसका ओनर है, सपोजिटली अगर कोई प्रोप्राइटर है जिसका ओनर जो है मुकेश जैन है और इसी कंपनी का नाम है XYZ कंसल्टेंट, तो केस मुकेश जैन के नाम पे फाइल होगा, XYZ कंसल्टेंट के नाम पे नहीं फाइल होगा, बिकॉज वो लीगल एंटिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कंपनी है जिसका नाम है Tree5 प्राइवेट लिमिटेड, तो उस केस में हम कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेंगे, डायरेक्टर्स के खिलाफ फाइल नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई इंडिविजुअल लायबिलिटी बनती है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आपने समझ लिया, प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड, और सेम वो LLP और पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल होगा जो प्राइवेट लिमिटेड का रूल है। कोई भी लीगल एंटिटी है हम उसके नाम पे केस फाइल कर सकते हैं। प्रोप्राइटर लीगल एंटिटी नहीं है इसलिए उसके नाम पे केस फाइल नहीं किया जाएगा। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब लिमिटेशन हो? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए, परचेज ऑर्डर्स होने चाहिए, लेजर अकाउंट होने चाहिए, बिल की कॉपी होनी चाहिए, कोई ईमेल कम्युनिकेशन होना चाहिए और सबसे ज़रूरी जिससे आपने पैसे लेने हैं उसका करेक्ट एड्रेस होना चाहिए। इनमें से जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन सबके ओरिजिनल्स साइन एंड स्टैम्प आप कोर्ट में फाइल कीजिए। और मुझे उससे रिसीविंग, जैसे माल उसने रिसीव किया, हाँ, अगर रिसीविंग है बिल्कुल ठीक, जो आपके पास कम्युनिकेशन या रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट है, जो आपने माल बेचा है सामने वाले को, वो कोर्ट में लगाइए। कोर्ट में लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके केस को और मजबूत बनाता है और टाइम कम लगता है उसके बाद, और हमारी रिकवरी को एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रांग रखें। कल को ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। जब हम बिजनेस करते हैं तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास अपडेट रखना है।
हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम श्रेष्ठ जी से ये सवाल पूछेंगे। जल्दी हम श्रेष्ठ जी को लाइव लेकर आ रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। और आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स और लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो करें। तो बी ए स्मार्ट कस्टमर।